Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we're going to start our first poem which is the eagle. ठीक है, तो आज हमने ईगल को पढ़ना है और हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर लाइन टू लाइन उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, पैराफ्रेजिंग को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. द ईगल बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. ठीक है, जो टेनिसन की ये पोम है ये बहुत एक छोटी पोम है. ठीक है, बहुत एक शॉर्ट है. हम देखें अगर इसकी तो 3 लाइन इस स्टेंजा के अंदर हैं और 3 ही आपकी नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर होंगी. ठीक है, स्टेंजा नंबर 2 के अंदर भी. तो इसमें अगर आप देखें कि बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, जैसे कि द वर्ड द ईगल हमें बता रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट अ बर्ड. ईगल के बारे में पूरी पोम होने वाली है. ठीक है, लेकिन जब हम इस पोम को देखते हैं तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ही से स्टार्ट हो रही है. और ही क्या है? ही इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन है, राइट. और किसके लिए यूज़ होता है? इंसानों के लिए यूज़ होता है. ठीक है, सबसे पहले मेल के लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो हमें ये नज़र आ गया कि पहली लाइन के अंदर ही जो पहला वर्ड है वो हमें पर्सोनिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है या फिर ये मेटाफर की तरफ लेके जा रहा है. ये किस तरफ जा रहा है हम इसको भी डिटेल में देखेंगे. ही क्लैस्प्स द क्रैब विद क्रोक्ड हैंड्स. अब आप इसको अगर देखें तो इसके अंदर आपको ना क साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता नजर आ रहा है. क्लैस्प, क्रैग, क्रोक्ड, क साउंड. ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ पे भी क्लैप, यहाँ पे क्रैग और यहाँ पे क्रोक्ड, क साउंड. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे एलिट्रेशन हो रही है. ठीक है, अच्छा पहले हमें काम करते हैं, हम इन तीनों लाइनों को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं. He clasped the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stand. अब देखिए ये जो तीनों लाइनें हैं ना, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं? ये बात ईगल के बारे में कर रही है, लेकिन ये बात इस तरीके से कर रही है जिस तरह से किसी ह्यूमन के बारे में बात की जा रही हो. ठीक है, अच्छा जिस तरह आपने देखा होगा इलामा इकबाल की पोइट्री के अंदर भी उन्होंने उकाब के साथ बहुत ज़्यादा इसको एज अ मेटाफर यूज़ किया है नौजवानों के लिए. तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि आप जो ईगल का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हो सकता है कि इंसान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो या फिर हो सकता है ईगल को ही डिस्क्राइब किया जा रहा हो. तो लेट्स सी कि बात क्या हो रही है. He clasped the crab with crooked hands. वो क्या कर रहा है? क्लास्प कर रहा है. ठीक है, ग्रिप कर रहा है. किसको? He clasped the crab. क्रैब क्या होता है? क्रैब कहते हैं क्लिफ को. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिफ लिख देते हैं. सही है. और क्लास्प मैंने किसको बोला? मैंने बोला ग्रिप को. ठीक है, ग्रिप कर रहा है किसको? क्लिफ को विद क्रूक्ड हैंड्स. अब क्रूक्ड हम कह सकते हैं कि टेढ़े को कह सकते हैं, ट्विस्टेड को कह सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ ट्विस्टेड लिख देते हैं. अच्छा, अब एक और चीज़, क्योंकि ये ईगल के बारे में बात हो रही है तो हमें ये बात पता है कि ये ईगल है, जो इंसान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हमने ही देखा और यहाँ पे हमने हैंड्स देखा. अब क्या ईगल के हैंड्स होते हैं? नहीं, ईगल के हैंड्स नहीं होते. ईगल के तो क्या होते हैं? उनको हम टेलिस कह सकते हैं, हम उसके अलावा उनको क्या कह सकते हैं? ठीक है, वो पंजे हो सकते हैं, राइट. वो उसके हैंड्स नहीं हो सकते. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये भी क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है. आपने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है यहाँ पे, राइटर ने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है किस चीज़ के लिए? ईगल के लिए. ठीक है, ईगल को पर्सोनिफाई किया यहाँ पर. ठीक है, ही क्लैस्प्ड द क्रैब विद क्रूक्ड हैंड. के क्या कर रहा है? ईगल क्या कर रहा है? ईगल ग्रिप कर रहा है किसको? क्लिफ को ग्रिप कर रहा है अपने टेढ़े टेढ़े हाथों से, अपने पंजों से. ठीक है, अच्छा क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स. क्लोज टू द सन, क्या कोई चीज़ सन के बहुत करीब हो सकती है? नहीं हो सकती. देखा, ये पॉसिबल ही नहीं है. तो जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती हम इसको एग्जैजरेट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हाइपरबोले. ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को जब फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज हाइपरबोले. ठीक है, ये क्लोज टू द सन क्या है? हाइपरबोले. आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं. ठीक है, वो बहुत ऊंचा उड़ रहा है. ठीक है, जो आपका ईगल है वो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको हम सन के करीब कह दें. जब हम इस तरह की बातें करते हैं हम उसका एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, हम बताने के लिए कि बहुत ऊंचा उड़ रहा है, इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ कर दिया क्लोज टू द सन. फिर इन लोनली लैंड्स. अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फिर से एलिट्रेशन हो रही है. ठीक है, ये भी एलिट्रेशन है. जिस तरीके से ये क साउंड एलिट्रेशन थी उसी तरह लोनली लैंड्स भी एलिट्रेशन है. ल साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है. फिर ringed with the azure world he stand. ring का क्या मतलब होता है? सर्कुलर फॉर्म के अंदर. ठीक है, वो क्या है? वो सराउंड हुआ हुआ है. सराउंड पूरा होना. ठीक है, 360 उसको कवर किया हुआ है. with the azure world. ठीक है, ब्लू स्काई, बहुत बड़ा ब्लू स्काई. ठीक है,
जहाँ पे वो खड़ा होता है, फिर अगैन ही, फिर से हमारी पर्सोनिफिकेशन है कि अब हम जहाँ पे भी हम ही का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ही इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हम यूज़ करेंगे ना, अगर परिंदा है हमारे पास कोई, तो हम यहाँ पे ही यूज़ कर रहे हैं बार बार, विच शोज़ दैट पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हो रही है। हम इंसानों की क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन थिंग को दे रहे हैं, ठीक है, एक जानवर परिंदे को दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसकी पैराफ्रेजिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। द ईगल ग्रिप्स द रॉकी क्लिफ विद इट्स शार्प टेल्स, इट्स हाई अप इन अ डेजोलेट एरिया क्लोज टू द सन सराउंडेड बाय द वास्ट ब्लू स्काई। ठीक है, अब जो पूरा का पूरा एक आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो गया होगा ईगल के बारे में। अब देखिए लोनली लैंड हमें नजर आ रहा है कि वो अकेला है, लेकिन कहीं से भी उसकी लोनलीनेस शो नहीं हो रही, उसकी पावर नजर आ रही है कि वो कितना माइटी है, वो कितना बड़ा है। ठीक है, कि वो अकेला है लेकिन वो तनहा नहीं है। अब देखिए आप इस चीज़ में एक डिफरेंस है कि आप अकेले हो और आप लोनली फील करें। ठीक है, जब आप पावरफुल होते हैं यू डोंट फील लोनलीनेस। ठीक है, उसी तरह जो आपका ईगल है वो पावर का सिंबल है, वो लोनलीनेस का सिंबल नहीं है, इवन दो ही स्टैंडिंग अलोन। ठीक है, उसके बावजूद क्या है, वो अकेला, उस तरीके से हम उसको लोनलीनेस वाला सिंबल नहीं कह सकते। यहाँ पे वो स्ट्रेंथ का सिंबल है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने इसमें पढ़ा। अब हम इसके अंदर ना थोड़ी सी लिटरेरी डिवाइसेस को भी देख लेते हैं, तो उसमें क्या क्या यूज़ हुई हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जिनको हम कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, क्रुप्ड हैंड्स, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर खाली क्रुप्ड हैंड्स नहीं है, ही भी पर्सोनिफिकेशन की तरह इस्तेमाल हुआ है, और भी बाकी चीज़ें। ठीक है, एलिट्रेशन, क्लास द क्रैग, उसी तरह क्रुप्ड हैंड, उसी तरह आपके पास लोनली लैंड, ये सारे के सारे आपके एलिट्रेशन हैं। इमेजरी, अच्छा अब क्या है, द ईगल इज पोर्ट्रेड एज पावरफुल स्टैंडिंग अलोन इन अ हाई ओपन स्पेस। ठीक है, कि क्या है, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है कि ईगल कहाँ पर है। ईगल आसमान, पूरे बड़े आसमान के अंदर, जो ब्लू कलर का नीला आसमान है, वो क्या है, उसके अंदर एक ईगल है, आपको जो नज़र आ रहा होगा। जब आप किसी चीज़ को पढ़ें और वो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करें, वो इमेजरी होती है। फिर सिम्बॉलिज्म, अब ईगल किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है उस पोइट्री के अंदर, पावर की, फ्रीडम की एंड मेजेस्टी की। ओके, अच्छा अब ये क्वेश्चंस मैं आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है, तो आई होप आप लोग आंसर कर सकते होंगे मुझे सारे क्वेश्चंस के जो मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगी। अच्छा, फिर आते हैं हम अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। अब जो सेकंड स्टैंजा है ना, वो अब देखिए, पहले हमने जो बात की थी, अब देखिए उसके आगे क्या बात होती है। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। अब द रिंकल्ड सी, अब आप देखिए हमें क्या नजर आ रहा है कि एक, ये भी एक इमेज क्रिएट कर रहा है ना, रिंकल्ड सी के जो, अब जो वेव्स हैं उसको रिंकल्ड कहा जा रहा है। अब ये रिंकल्ड सी लिखने का मकसद ये है, बताना ये है कि जो ईगल है उसकी फ्लाइट इतनी ऊंची है, वो इतनी ऊंची जगह पर है कि उसको जो नीचे सी है वो क्या नजर आ रहा है, वो रिंकल्ड नजर आ रहा है। जो उसकी वेव्स बन रही हैं वो रिंकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिलवटें नजर आ रही हैं, बस कि वो क्या है, वो उस तरीके से उसको सी नजर आ रहा है। बीनीथ हिम क्रॉल्स, क्रॉलिंग क्या होती है, क्या सी क्रॉल कर सकता है? नहीं, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है ना कि इंसान, छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग तो वो होती है। तो अब क्या है, अब वो जब हमने ये क्वालिटी सी को दे दी, तो ये क्या हो गई, ये पर्सोनिफिकेशन होगी। अगेन पर्सोनिफिकेशन इसमें इस्तेमाल हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या बात हुई, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स। अब क्या है, फिर ही, अगेन यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे हिज इस्तेमाल हुआ। अब जो माउंटेन, उसकी पोजेशन शो की जा रही है कि वो इतना माइटी है, इतना पावरफुल है कि जिस जगह पर वो बैठ रहा है ना, जिस जगह पे, वो जगह अब उसकी है, वो माउंटेन उसकी है, कोई वहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, तो वो उसकी पोजेशन शो कर रहा है। यहाँ पे पोजेशन भी शो कर रहे हैं और पर्सोनिफिकेशन भी हमें नजर आ रही है कि हमने इसको ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, उसकी पोजेशन है। ठीक है, वो पोजेस कर सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है। ओके, एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स, और जब वो नीचे आता है वो बिल्कुल थंडरबोल्ट की तरह आता है। अब लाइक आपको पता है कि सिमिली है, जब भी आप एज और लाइक इस्तेमाल करके किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो वो क्या होती है, वो सिमिली होती है। थंडरबोल्ट, जैसे बिजली चमकती है, जैसे बिजली गरजती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बिजली कितनी तेजी से नीचे आती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो ईगल है वो एकदम से नीचे आता है। तो ये क्या है, ये भी उसकी पावर को शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। द ओशन बिलो अपीयर्स रिंकल्ड एंड स्लो मूविंग फ्रॉम द ईगल्स हाइट। अब क्या है, वो जो आपने देखा है, आई होप आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कभी समुद्र पे गए होंगे और आप लोगों ने देखा होगा कि वो वेव्स कितनी तेज़ी से आती हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना ऊंचा है कि उसको वो जो वेव्स हैं वो भी हल्के हल्के वो क्रॉल करते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है, उनकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब आप बहुत ऊंचे व्यू से कोई चीज़ देखते हैं तो उस तरीके से नज़र नहीं आती। ठीक है, तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, वो इतना ऊंचा फ्लाई कर रहा है कि उसको जो नीचे समुंदर है वो क्रॉल करता हुआ नजर आ रहा है, वो रेंगता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है। द ईगल ऑब्जर्व्स एवरीथिंग फ्रॉम इट्स हाई पर्च एंड देन सडनली इट डाइव्स डाउन लाइक अ लाइटिंग बोल्ट। और वो क्या करता है, वो एकदम से ऊपर से फिर नीचे आता है। नीचे क्यों आता है, वो अपने शिकार को लेने के लिए नीचे आता है, ठीक है। वो थंडरबोल्ट की तरह आता है, लाइटनिंग की तरह आता है, ठीक है, जैसे बिजली चमकते हुए नीचे आती है, बिल्कुल उसी तरह। अब इसके अंदर हमारे पास जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, दिस इज नॉट मेटाफर, दिस इज सिमिली, लाइक का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, दिस इज सिमिली। अब देखें, अगर आप ये देखें इस लाइक अ थंडरबोल्ट, ठीक है, तो जहाँ पे भी लाइक और एज आ जाएगा वो क्या होगा, वो सिमिली होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इमेजरी। इमेजरी आपको पता है, इमेज क्रिएट कर रहा है, इमेज आपके दिमाग में किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो भी देख ले। क्रिएट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन द काम सी एंड द ईगल सडन फोर्सफुल मूवमेंट, ठीक है। जब को एक हमें उसकी जो कामनेस दिखाई जा रही है सी की, और जो हमें एकदम से उसके थंडरबोल्ट का वर्ड यूज़ किया गया, वो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट करता है कि ईगल एकदम से तेज़ी से नीचे आ रहा है, ठीक है। जब मैं ये बात कर रही थी कि ईगल की जो स्पीड है नीचे आने की वो बिल्कुल बिजली की तरह है, तो आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ईगल की ये फ्लाइट देखी होगी, तो आपके दिमाग में आ जाती है। तो व्हेन अ थिंग, व्हेन यू रीड समथिंग एंड इट क्रिएट्स एन इमेज इन योर माइंड, देन दैट वुड बी योर इमेजरी, ठीक है। सिंबॉलिज्म वही फिर से क्या है, ईगल हमारे पास सिंबल किस चीज़ का है, पावर का है, कंट्रोल का है, डेस्टिनी का है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज जो पोम हमने पढ़ी वो थी। अब मूव करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन, ओके। अगर हम चले टेस्ट की तरफ, अब देखें आपके एग्जाम में जो पेपर आप लोगों ने, आई होप पैटर्न पेपर तो देखा होगा, और आप लोगों को आइडिया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अगर आइडिया नहीं है तो भी आप लोगों के सामने मैंने ये क्वेश्चन कुछ रखे हैं एक स्टैंजा के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब दो तरह के क्वेश्चन आते हैं पोइट्री से रिलेवेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑफ पैराफ्रेजिंग। आपको इस तरीके से एक स्टैंजा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल द स्टैंजा इज रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू राइट द पैराफ्रेजिंग ऑफ दैट स्टैंजा, ठीक है। अगर आपके पास ये स्टैंजा आए तो क्या आप इसकी पैराफ्रेजिंग लिख सकते हैं? आई होप आप सब लोग लिख सकते होंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आप लोगों के सामने वो पैराफ्रेजिंग लिखी हुई थी, आप लोगों ने उसी तरीके से 3-4 लाइन्स के अंदर अपनी पैराफ्रेजिंग को लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। कोई रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें बच्चे लिखते हैं दिस पोएम, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पोएम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नो, यू आर नॉट सपोज टू राइट लाइक दैट, ठीक है। आपने डायरेक्ट उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है एंड दैट्स इट। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसमें आपके पास एक स्टैंजा दिया होगा और उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर लिखें, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन ही क्लैप्स द crab with crooked hands. I want all of you to write your answer of this question. आप लोग अपने कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे आंसर अपना भेज सकते हैं। आई रीड योर आंसर ओवर देयर एंड आई करेक्ट इट, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखें, जो बच्चे स्कूल से देख रहे हैं। मैं आप लोगों को साथ ही मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगी। अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, जो भी इस तरीके से आता है ना, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। यूजुअली 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 3 आपने करने होते हैं। आपके पास 2 स्टैंजास होंगे, उनमें से आप एक स्टैंजा चूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस अपने सारे उसी स्टैंजा के करने होंगे, ठीक है। उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, इंटरनली कोई चॉइस नहीं होगी। तो अब आप देखें कि आपने, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन ही क्लैस्प्स द crab with crooked hand. इस लाइन का क्या मतलब है, आपने ये बताना था सिंपल वर्ड्स में। लेट्स गो टू द की एंड सी। The line means that the eagle is gripping the hard rock of the mountain firmly with its strong curved claws, ठीक है। talons लिखें, claws लिखें, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने claws से, अपने पंजों से उसने क्या किया हुआ है, उसने ग्रिप किया हुआ है एक रॉक को, सही है। तो जो क्लिफ थी, रॉक थी, उसको उसने अपने हाथों से इस तरीके से ग्रास्प किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स, इस लाइन का क्या मतलब है। आई होप आप लोग अपना आंसर लिख रहे होंगे। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। दिस फ्रेज सजेस्ट दैट द ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई
in a remote and lonely place far away from human beings. ठीक है, this is your answer, this is what you have to write. ठीक है, आप लोगों ने जो भी अपना आंसर लिखा होगा आप उसको इस रेफरेंस आंसर से मैच कर सकते हैं. अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भेजेंगे तो मैं उसको अभी पढ़ के करेक्ट कर दूंगी, लेकिन आप लोग बाकी इसको देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना ठीक है और कितना गलत है. दूसरी बात बच्चों, आप लोगों ने अपनी ग्रामर का बहुत ख्याल रखना है व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर. जिस भी टेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपने उसी टेंस के अंदर आंसर लिखना है. ठीक है, अच्छा, What is suggested by the phrase, sorry हमने कर लिया है, how does the poet describe the position of the eagle in this stanza? आपको स्टैंजा दोबारा दिखा देती हूँ. How does the poet describe the position of the eagle in this stanza? अब ये स्टैंजा आपके सामने है, इसमें राइटर क्या पोजीशन शो कर रहा है, किस तरीके से शो कर रहा है. ठीक है, ईगल की पोजीशन किस तरीके से शो कर रहा है. He clasps the crag with crooked hands, close to the sun in lonely lands, ringed with the azure world he stands. अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, उसने उसको बताया कि वो किस तरीके से उसने क्लिफ को या रॉक को ग्रैब किया हुआ है, ग्रिप किया हुआ है, और वो उसकी हाइट कितनी है और उसके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो किस तरीके से है. ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है. तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द की एंड सी इफ यू हैव रिटन द राइट आंसर. अच्छा, द पोएट डिस्क्राइब्स द ईगल एज स्टैंडिंग एट अ ग्रेट हाइट ऑन अ माउंटेन पीक सराउंडेड बाय द वास्ट ब्लू स्काई. ठीक है, वो एक वास्ट ब्लू स्काई ने उसको सराउंड किया हुआ है, और क्या है आपको नजर आ रहा है कि वो बहुत ही हाइट पर है. इतनी हाइट पर है कि राइटर ने हाइपरबोले यूज किया है क्लोज टू द सन का. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा. ओके, वी फॉरगॉट दैट. अच्छा, तो राइम स्कीम मैं आपको बता दूं कि राइम स्कीम होती क्या है और हम करते क्या है. अच्छा, इसको करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ. अब देखिए स्टैंजा नंबर 1, आपने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले आखिरी जितने भी वर्ड्स होंगे आपकी वर्सेस के, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, अब देखिए हैंड्स, अब आपने देखना है कि कौन सा वर्ड किसके साथ राइम कर रहा है. तो जो पहला साउंड होता है ना उसको हम ए साउंड कह देते हैं. दिस इज ए साउंड. ठीक है, फिर दूसरा लैंड्स. हैंड्स और लैंड्स क्या आपस में राइम कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं. तो जब ये दोनों आपस में राइम करेंगे तो हम इसको भी ए कह देंगे. लेकिन अगर ये हैंड्स और यहाँ पे लैंड्स की जगह लोनली होता तो हम इसको साउंड बी कहते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंड्स है और वो हैंड्स के साथ राइम कर रहा है तो इसलिए ए ही होगा. स्टैंड्स, अब स्टैंड्स भी हैंड्स के साथ राइम कर रहा है तो हम इसको ए लिखेंगे. तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? ए ए ए. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, आप अपने एग्जाम में इन तीनों तरीकों से राइमिंग स्कीम लिखकर आ सकते हैं. ठीक है, इसी तरह हम स्टैंजा नंबर 2 की भी राइम स्कीम देख लेते हैं. यूजुअली आपकी जब एक पैटर्न पे कोई पोएम होती है तो उसमें ये होता है कि आपको जो एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम होगी वही अगले स्टैंजा की भी राइम स्कीम होगी. लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए एक दफा फिर सेकंड स्टैंजा पे भी चले जाते हैं. द wrinkled sea beneath him crawls. अब देखें, अगेन हम वही काम करेंगे, हम आखिरी वर्ड को अंडरलाइन करेंगे और देखें हमने इसको ए साउंड कहा, वॉल्स को हमने फिर से ए साउंड कहा, फॉल्स को भी हमने ए साउंड कहा, क्योंकि तीनों क्या है आपस में राइम कर रहे हैं. अगर ये राइम ना कर रहे होते तो हम सेकंड, अगर डिफरेंट होता तो हम उसको बी कह देते, अगर ये यहाँ पर सी होता तो हम सी कह देते, अगर ये बी से राइम, इनमें से किसी से राइम ना कर रहा होता तो हम उसको लिख लेते, और अगर ये ए से राइम कर रहा होता तो ए लिखते, बी से राइम कर रहा होता तो हम बी लिखते. ठीक है, दिस इज हाउ यू डू योर राइमिंग स्कीम. आई होप आप लोगों को राइमिंग स्कीम भी समझ में आ गई होगी. तो हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है. इसकी राइमिंग स्कीम हमने आइडेंटिफाई की कि वो ए ए ए है. ठीक है, लेट्स सी और आंसर. क्या हमारा आंसर ठीक है? यस, इट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टैंजा. आइडेंटिफाई एनी 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टैंजा. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपके पास 2 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आपने मुझे बतानी है कि 2 फिगर्स ऑफ स्पीच इसके अंदर कौन सी इस्तेमाल हुई है. हमने बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की थी इसके अंदर, ढूंढी थी, आइडेंटिफाई की थी. अब आपने मुझे 2 आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो कौन सी है. आई होप आप लोग मेरे साथ साथ आंसर्स लिख रहे होंगे. ओके, आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा. लेट्स सी राइट आंसर ओवर देयर. मेटाफर, द ईगल्स क्लॉज आर कंपेयर टू क्रुक्ड हैंड्स. उसके जो क्लॉज है, उसके जो टेबल्स हैं, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है?
उसको किया गया है ह्यूमन हैंड के साथ, क्रुक्ड हैंड, ठीक है, उसकी क्लॉ को हैंड कहा गया है, तो वो है एक मेटाफर। फिर इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइट एंड सराउंडिंग। तो इमेजरी इसमें हमें नजर आती है कि हमें क्या है, हमें आसमान, जो नीला आसमान था, जो एजेड वर्ल्ड जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था, वो पूरा का पूरा जो उसको सराउंड कर रहा है एक ईगल को, हमें वो नज़र आता है कि वो क्या है, वो एक इसके अंदर इमेजरी है। इसके अलावा एनिट्रेशन भी यूज़ हुई थी, पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुई थी, हमने वो भी देखा, ठीक है। क्रुक्ड हैंड, ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास मेटाफर है, लेकिन हम नोटिस ये पर्सोनिफिकेशन की तरह भी इस्तेमाल हो रहा है। सो आई होप आप लोगों ने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने मेरे साथ दोनों स्टैंजास को अच्छी तरीके से लर्न किया होगा और आपको पता चला होगा कि एग्जाम में आपके पास किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे फॉर योर पोइट्री सेक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से बाकी पोइट्री सेक्शन को भी मेरे साथ कवर करना है इन द नेक्स्ट वीडियोज़। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।